कासिम साहब, मायावती क्या तूफान का शक्ल अख्तियार कर सकती, या मायावती 2007 के बाद लगातार जिस तरीके से हाशिए पे दिखाई पड़ रही हैं, इस चुनाव में अगर अपनी प्रासंगिकता नहीं दिखा पाई तो परिणाम तो बहुत बुरा नजर आता है। तो मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या मायावती एकला चलेंगी या मायावती तूफान की तरह बाहर नजर आएंगी? पंकज जी, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मायावती के लिए 10 सांसद, 111 विधायक, एक विधायक, 0 सांसद, इनसे कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मायावती की जो राजनीति करने का तरीका है, उनके लिए 10 सांसद की अहमियत तभी है जब वो 10 सांसद उनका कोई रास्ता बना रहे हो दिल्ली की कुर्सी के लिए। तो एक चीज तो ये साफ हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 5 विधायक हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी के, 0 हो गए। उत्तराखंड में 11 और 12 हुआ करते थे, 1 पे पहुंच गई, 2 पे था, 1 मर गया। मध्य प्रदेश में 13 हुआ करते थे, एमपी भी हुआ करता था, 0 हो गई। राजस्थान में भी तो ये मायावती पूरे देश में, पंजाब में नेता विपक्ष हुआ करता था बसपा का, 2-2 3-3 एमपी होते थे, 0 हो गए, 1 विधायक पे आ गई। तो उनके लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे आमतौर पर राजनीतिक पार्टियों में होता है कि भाई कम से कम 10 विधायक हो गए, 20 विधायक हो गए, 50 विधायक हो गए, तो हम जो है उससे हमारी पार्टी का जनाधार। इसी तरह वोट परसेंटेज यूपी में 20% से कम कभी था ही नहीं, 13% पे आ गया। पंजाब में, मध्य प्रदेश में, तो तमाम देश के आप हिस्सों में देख लीजिए कि वोट प्रतिशत कहां से कहां पहुंच गया। दिल्ली में एक जमाने में 14% था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, राहुल जी बताएंगे, और उसके बाद कहां पहुंच गया, 2% तो पहुंचा, आधा % पहुंच गया, ये हालत हुई। अब आते हैं हम 2024 में, मायावती की कैलकुलेशन में, और मायावती की जो ऑफर जो भी अगर आ रहा है, तो मेरी जानकारी में तो इस तरह का कोई ऑफर नहीं। हाँ, 3 दिन पहले 2 दिन तक दिल्ली से आई हुई एक टीम की बातचीत सतीशन मिश्रा से हुई, जिसको मैंने कंफर्म किया था। कौन लोग थे ये आज तक कोई न जान पाया। उसमें कोई एक बताया जाता है एक पत्रकार, और 4 लोग और थे, चार्टर्ड से आए थे, इस तरह की खबर आई। ये बात सही थी। सतीशन मिश्रा का भी मायावती के यहाँ पिछले 3 महीनों में बहुत ज्यादा आवागमन नहीं होता था, लेकिन अचानक से 4-4 घंटे वो मायावती के साथ बैठे हैं इधर 3-4 दिनों में। तो कुछ तो है, वो क्या है ये तो मायावती बता सकती है। एक और डेवलपमेंट हुआ, केसीआर के साथ वहां पर आरएस प्रवीण कुमार ने मुलाकात की और ये कह दिया कि बसपा जो है केसीआर के साथ अलायंस में जाएगी। मेरे पास जो खबर है, मायावती ने उसको लेके केसीआर को भी और वहां के स्टेट के जो कोऑर्डिनेटर हैं, क्योंकि बसपा में जो इस तरह के अनाउंसमेंट होते हैं वो मायावती खुद करती है या कोऑर्डिनेटर करता है जो स्टेट का होता है। रामजी गौतम वहां के कोऑर्डिनेटर थे, मैंने खुद उनसे बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, इस तरह की कोई जानकारी मुझे नहीं है। आज सुबह भी मेरी बात हुई थी, कोई जानकारी हमारी नहीं है और ना ही बहन जी का ऐसा कोई निर्देश है। ये भी एक चीज है। तो अगर इन सब चीजों को, डॉट्स को जोड़िए, तो लगता है कि कहीं कुछ है जिसकी पर्दादारी। आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि 60 सीटों पे मायावती प्रत्याशी को कर चुकी हैं। मेरी जानकारी जो है, बहुजन समाज पार्टी अब तक सिर्फ 28 से 30 सीटों पे टिकट तय कर पाई है, बाकी सीटों पे उसने टिकट तय नहीं किए हैं। ये वो सीटें हो सकती हैं जहां बीएसपी जीती थी, या जहां बीएसपी का दावा रहा है, या जहां बीएसपी पिछली बार 40 सीटों पर लड़ी थी। हो सकता है इस बार 30-30 की बात बन जाए, 30 मायावती, 34 मायावती, अखिलेश 34-30, कुछ भी संभव है। लेकिन ये 60 वाली बात तो बिल्कुल गलत है। 60 सीटों पे अभी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी फैजाबाद में टिकट नहीं हुआ है, सुल्तानपुर में टिकट नहीं हुआ है, अमेठी में टिकट नहीं हुआ है, अम्बेडकर नगर टिकट फाइनल नहीं हुआ है, आजमगढ़ में टिकट नहीं हुआ है, अभी बलिया में टिकट नहीं हुआ है, अभी गाजीपुर में टिकट नहीं हुआ है, अभी मऊ में टिकट नहीं हुआ है। इस तरह की मैं तमाम सीटें आपको गिनवा सकता हूँ जहां भी कोई टिकट नहीं हुआ है। तो ये भी एक जो खबर, तो इससे लगता है कि अखिलेश यादव बड़ी स्पीड में टिकट की घोषणा कर रहे थे, फटाफट करते जा रहे थे। कांग्रेस से भी कह दिया था अगर नहीं करोगे हम सारे टिकट घोषित कर देंगे। कांग्रेस का ऐलान भी हो गया, अखिलेश ने टिकट रोक दिए। अखिलेश यादव ने जिस तरह से चंद्रशेखर को एकदम साइडलाइन कर रखा है, वो भी कुछ ना कुछ संकेत दे रहा है। लेकिन अब क्या संकेत है, ये तो देखिए, मायावती के बारे में मैं कहता हूँ हमेशा, आपके पंकज जी आपके शो में मैं कह चुका हूँ, 2 जुमले में कहता हूँ। एक मैं ये कहता हूँ कि मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल लीडर अगर कोई इस देश में है तो मायावती, जो 3 बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चलती हुई सरकार पे इस्तीफा देकर राज्यपाल को निकल जाती है, सरकार गिर जाती है, और उसके बाद दिल्ली में जब अटल बिहारी की सरकार के खिलाफ वोट करना होता है, कहती है हम तो अब्सटेन करेंगे, हम तो वोट नहीं देंगे, और पार्लियामेंट के अंदर चिल्ला कहती हैं कि आरिफ लाल बटन दबाओ। तो ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता उनके बारे में। मोस्ट नहीं, पर कंफ्यूज सवाल 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 यही तो उठ रहा है
कि मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल लीडर करने क्या जा रही है। ये जो शांति है, ये तूफान से पहले की आहट तो नहीं है। ये दिल्ली के लोग उनसे क्या बात कर रहे हैं। और अभी आपने एक और चीज कह करके सस्पेंस बढ़ा दिया, क्योंकि कासिम साहब आप बीएसपी को बहुत नजदीक से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, जैसी मेरी जानकारी है, और आपकी कही हुई बातें अक्सर सही भी होती। तो मैं इसीलिए यह समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरी भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। अगर उन्होंने 60 पे डिक्लेयर कर दिया था तब तो मैं मान लेता कि उन्होंने एकला चलने की ठान रखी है, लेकिन अभी 28-30 पर ही उन्होंने डिक्लेयर किया है या चिन्हित कर लिया है। दिल्ली की टीम बात कर रही है, 3 दिन रह के गई है, ये तमाम चीजें बहुत कुछ कह रही हैं। अखिलेश यादव जल्दी में थे लेकिन वो भी थम से गए हैं। कांग्रेस जल्दी में थी, कांग्रेस भी थम रही है। आखिरकार कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो खिचड़ी पक क्या रहा है, और अगर इस तरह की खिचड़ी पक जाएगी तो जाहिर तौर पर ये तो एक नई कहानी हो जाएगी। ये बीजेपी को फिर से नए तरीके से सोचना पड़ जाएगा। राहुल लाल जी, मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि ये क्या संकेत दे रहा है। पंकज जी, देखिए, ये बात तो सही है कि मायावती जी क्या करती हैं उसके बारे में अनुमान और तमाम तरह की चीजें लगाना बड़ी कठिन चीज होती है, लेकिन फिर भी राजनीति में एक राजनीतिक परिस्थिति होती है और वहां पे जो निर्णय लिए जा रहे हैं उससे हम लोग कई अनुमान लगाते हैं। देखिए, अभी सैयद कासिम जी ने बिल्कुल सही चीज कहा कि क्या बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर कभी भी हम लोगों ने देखा था कि 19% से नीचे भी चला जाए। आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक भी जो उनका सांसद नहीं आया, लेकिन फिर भी एक तरह से जो उनका वोट शेयर था वो 19.7%, लगभग 20% पे फिर भी बना हुआ था। आप तो ये जो स्थितियां बन रही हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ, मामला ये नहीं कि उनके सांसद कितने होंगे, विधायक कितने होंगे, एक तो यह है कि उनका वोट शेयर गिर रहा है लगातार। वो 13%, 12.8% पे हम लोगों ने देखा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो पहुंच चुका है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका वोट शेयर जो है वो 22% था। तो वो गिर रहा है लगातार। आखिर ऐसी स्थिति आ रही है। वो आकाश आनंद को पंकज जी उत्तराधिकारी बना रहे हैं। अगर उन्होंने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी की घोषणा इसी वर्ष की है, तो क्या उनको, अगर वो गठबंधन नहीं करती है, मैं ये नहीं कर रहा, चलिए छोड़ देते हैं, वो गठबंधन बीजेपी से कर ले, वो गठबंधन जिसकी संभावना मुझे नहीं लगती, या फिर वो टीम इंडिया से करती है, तो वो जो वोट शेयर है वो वहां पे उस स्थिति में नहीं पहुंचेगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं कह देता हूं कि अभी इस समय जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें आप देखिए जो कासिम साहब ने कही कि अगर 28 सीटें तय हुई है वहां पे, और गठबंधन में अगर वो आती हैं, क्योंकि देखिए हम लोग देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी का रवैया पहले जब भी मायावती जी का प्रश्न पूछा जाता था काफी उग्र हो जाते थे। हालांकि उस समय भी अगर अखिलेश यादव का एक बयान का ध्यान दीजिए पंकज जी, जब उनसे कहा गया था कि आपको तो मायावती जी कहती है कि आप तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तब भी उन्होंने कहा था कि हम लोग तो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, इसके लिए भी हमारी पार्टी की संकल्प रही है। तो आप देखिए अलग अलग जो बयान आ रहे हैं, तो अब वहां पर उस समय तो तलखियां दिख रही थी, समाजवादी पार्टी तलखी दिखाती थी, लेकिन अब वो 31 सूची जारी हुई उनकी, लेकिन 31 के बाद वो 32, 33, 34, 35 देखिए ब्रेक लगा हुआ है, 17, 31। तो इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं वो आती है नहीं आती है, लेकिन टीम इंडिया में उन्हें लाने का प्रयास हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो चीजें चल रही है बाहर, अगर उनको रियल में टीम इंडिया में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में अगर लाया जाता है, तो ये टीम इंडिया के लिए भी काफी जबरदस्त होगा और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी जबरदस्त होगा। नहीं, पर आपने बहुत बड़ी बात कह दी, और ये बात सोशल मीडिया पे चल भी रही है। मैं डॉक्टर सुनील कौशिक के पास आऊंगा, जवाब लूंगा फाइनल, लेकिन उससे पहले मैं AK भांवरी साहब के पास जाना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस मायावती को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर सकती है? मायावती इसी चीज को बार्गेन कर रही हैं, और शायद यही बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने साफ कह दिया कि हम किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन बैक चैनल टॉक जारी है, बातें चल रही है, और मायावती अगर फिर से एक्टिव होती हैं तो उनका 12%, 13% वोट सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में, देश में पूरे चुनावी गणित को बदल सकता है।
पंकज जी, सबसे पहले तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि मायावती का रोल क्या है। खेल तो जरूर बदल सकता है पूरे विपक्ष गठबंधन का। सबसे पहले 80 से 80 सीटें जो पश्चिम यूपी की अभी टारगेट करी जा रही हैं, उसके लिए जो लक्ष्य है वो एक सीट से लेके अब सीधा सीधा मुकाबला नहीं है, अब ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तो इसी चक्कर में इसका जो परिणाम होगा वो बहुत चौंकाने वाला होगा, ये अभी से हमें मान के चलना चाहिए। अब सबसे पहले इस अटकलों को कहाँ रोका गया? मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर ही ये ऐलान कर दिया था कि वो अकेले चलेंगे और कम से कम 31 सीटों पे सबसे पहले ऐलान करा गया था। अब जहां समझ में आता है कि बायपोलर, ये जो मोदी और एंटी मोदी की जो वाइब्स हैं, ये चर्चा में आई, तो इसका पैगाम उन्होंने ये दिया कि हम अलग से लड़ेंगे और अकेला चलेंगे। जैसे कि अविनाश पांडे जी और जयराम जी के अभी आपने हाल ही में बयान देखे। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यूपी एक ऐसी इम्पोर्टेंट स्टेट है, नंबर के हिसाब से जो यूपी जीतेगा वही 2024 के इलेक्शन जीतेगा। और यूपी में मायावती का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने कहा, 13.5% उनके जो वोट है वो डायरेक्टली 60 सीटों पे कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। इसी की वजह से मायावती एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है 2024 में। अब समझने की बात यह है कि मायावती जिस साइड जाएगी सरकार वहीं बनेगी, क्योंकि ये 60 सीटों पे डायरेक्ट चैलेंज करते हैं और बाकी जो सीटें हैं 80 की, उस पे त्रिकोणीय मुकाबला है। अब बीजेपी की क्या पॉलिसी थी कि मायावती जितना गठबंधन से दूर रहे, इंडिया गठबंधन से, उतना बीजेपी के लिए बहुत फायदा है। इसलिए बीजेपी चाहती थी कि मायावती जितना न्यूट्रल रहेंगी उतना उनके गठबंधन को और उतना 24 के इलेक्शन को दरमियान में रखते हुए फायदा मिलेगा। अगर एक बात नोटिस करी जाए कि यूपी में सबसे पहला दलित चेहरा मायावती बनी थी, 4 बार सीएम रही हैं, तो एक आवाज ये उठी कि अगर इंडिया गठबंधन में ये शर्त क्यों लगाई गई कि मायावती जी को पीएम का चेहरा बनाना चाहिए। इसकी दो बातें हैं। एक तो दलित बड़ा निराशा और हताश है और अभी भ्रम की स्थिति में जी रहा है। तो सबसे पहले जो पॉलिसीज मायावती ने कहा था कि हम ऐसी नीतियां बनाएंगे जहां पे दलित समाज सुरक्षित रहे। तो आज भी दलित की आवाज यही है कि मायावती ने जो भी नीतियां बनाई थी वो दलित समाज के हित की थी और सुरक्षा के लिए थी। दूसरा यह है कि अब दलित अपने आप को अलग महसूस क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि सर्व समाज और समाज की जो सद्भावना की जो नीतियां हैं, जो बीएसपी और मायावती ने अपने इलेक्शन कैंपेन में बहुत इसका मुद्दा उठाया था, उसी को चलते हुए ये दिखाना है। और यही बताया था मायावती ने कि दलित की जो कंडीशन है ना, वो वापस जा रही है जो 2000 से पहले थी। तो अगर अभी पीछे ये भी आवाज आई कि अगर प्रेसिडेंट का चेहरा एक ट्राइबल हो सकता है, तो क्या पीएम का चेहरा कोई दलित नहीं हो सकता? अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि ये चुनाव में बहुत चौंकाने वाले इसमें रिजल्ट आएंगे। तो ये नफा नुकसान से थोड़ा सा अलग है और इसमें ये जरूर समझाना जाना चाहिए कि मायावती अभी तक न्यूट्रल क्यों थी। न्यूट्रल इसलिए थी क्योंकि नफा नुकसान देखे जा रहे थे 2024 के हिसाब से। नफा नुकसान देखे जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर कौशिक, कोई संभावना दिखाई पड़ रही है क्या? कासिम साहब कह रहे थे कि 2 दिन से दिल्ली से लोग आए हुए थे, सतीश चंद्र मिश्रा से बात हो रही है, ये तूफान से पहले की शांति है। वो कह नहीं रहे थे, लेकिन उनका कहने का अभिप्राय हम निकाल सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता, क्या कहीं आपको ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है कि विपक्ष उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अगर घोषित करता है तो वो कांग्रेस के साथ आ सकती है? क्योंकि अभी तक तो मायावती ने साफ कह दिया कि किसी गॉसिप में मत पड़िएगा, किसी र्यूमर में मत जाइएगा, मैं किसी के साथ नहीं जा रहा हूं। एक मनुवादी पार्टी है, दूसरा कम्युनल है, दूसरा दलित विरोधी है। तमाम तरह के आरोप उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी लगाया, कांग्रेस पर भी लगाया, समाजवादी पार्टी पर भी लगाया। लेकिन क्या आपको कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ता है? देखिए पंकज जी, राजनीतिक गलियारों से कुछ ऐसी बातें निकाली जाती हैं जिसका कूटनीतिक तरीके से दूसरे राजनीतिक दलों पर कैसे प्रभाव पड़े, इसको आंका जाता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं मीडिया के माध्यम से होंगी, बहुत सारी ऐसी माध्यम के अपने सूत्रों के माध्यम से मीडिया से कहलवा दी जाएंगी। तो ये मैंने देखा है 2019 के चुनाव में। आप देखिए, जब लग रहा था या तो उससे चुनाव से पहले की 6 महीने पहले की समीक्षा करेंगे तो ये था, अगर ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति बना सकती है, उपराष्ट्रपति बना सकती है, मायावती से इस तरीके से बात चल रही है, तमाम बहुत सारी गलियारे से बातें हुई। लेकिन देखा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ
इसकी दूर दूर तक चर्चाएं नहीं थी और हम लोग भी मानते थे कि सपा बसपा के साथ नहीं जा सकती है। मायावती बहुत अच्छे से इस प्रदेश की राजनीति को समझती हैं और यही आप देखिए, तमाम जांचों की बात हो, तमाम पॉलिटिकल फैसलों की बात हो, कभी कभी आप उनके ट्विटर पे जो ट्वीट करती हैं उनको आप पढ़िए। मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा स्पष्ट संदेश देने का प्रयास वो ट्विटर के माध्यम से करती हैं। एक रिक्वेस्ट जैसा उनका बात कहने का तरीका होता है, एक अनुरोध जैसी बातें होती हैं, एक इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि ये ठीक नहीं होगा। राजनीतिक प्रबुद्धता जब निकलती है, जब आपके शब्दों में झलकती है कि आप कितना विरोध किसी राजनीतिक दल का कर पा रहे हैं। और 2019 के बाद जो उपचुनाव हुए उनमें आप देखिए बहुजन समाज पार्टी की भूमिका, जो हमारे साथी कह पा रहे थे अभी कासिम जी, आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव की जो सीटें हैं, मैंने तो अभी विधानसभा के कई चुनाव अभी निकल के गए हैं, मैंने तो देखा ये बड़ा नज़दीकी से कि बहुजन समाज पार्टी से कौन प्रत्याशी होगा इसका डिसाइड दूसरे राजनीतिक दल कर रहे थे। मैं नाम नहीं लूँगा।